everyone, it's Shivam from The Academic Hub and this is our fourth part of chapter number 3। इस वीडियो में हम पेज नंबर 64 से कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी बुक के जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर, यानी रोमन एम्पायर में डिफरेंट जेंडर्स को कैसे ट्रीट किया जाता था, वहाँ की लिटरेसी कैसी थी और वहाँ का कल्चर कैसा था। इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अपकमिंग सेक्शन में। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक मॉडर्न फीचर क्या था रोमन सोसाइटी का कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ की प्रिवेलेंस थी। न्यूक्लियर फैमिली यानी स्मॉल फैमिलीज़ हुआ करती थी जिसमें एक फादर, मदर और उनके चिल्ड्रंस हुआ करते थे। जो अडल्ट सन होते थे जिनकी शादी हो जाया करती थी वो अपने फैमिलीज़ के साथ, माता पिता के साथ नहीं रहते थे। और ये काफ़ी एक्सेप्शनल था कि दो अडल्ट ब्रदर्स एक साथ रह रहे हों विद देयर फैमिलीज़ और कॉमन हाउस होल्ड शेयर कर रहे हो। ये काफ़ी एक्सेप्शनल था क्योंकि शादी होते ही वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली की प्रिविलेज थी और सभी लोग सेपरेट हो जाते थे विद देयर फैमिली। और एक सबसे अच्छी बात क्या थी कि वहाँ पे स्लेव्स को फैमिली में ही इंक्लूड करा जाता था। ये काफ़ी अच्छी बात थी रोमन एम्पायर की। और आपकी लेट रिपब्लिक यानी फर्स्ट सेंचुरी BC तक मैरिज के बाद जो वाइफ हुआ करती थी वो सीधे सीधे हस्बैंड की अथॉरिटी में ट्रांसफ़र नहीं होती थी, बल्कि उसको पूरे अधिकार रहते थे प्रॉपर्टी के फ्रॉम होम नेटरनल फैमिली, यानी उसे अपने फादर की प्रॉपर्टी से भी उतना ही अधिकार रहता था जितना उनके बेटों को रहता था। यानी वुमेन्स एंड मेंस वर ट्रीटेड इक्वल। काफ़ी अच्छी बात थी। जैसे आप बात करें कि वुमेन्स की तरफ से जो डाउरी जाती थी तो जो उसका प्रॉपर्टी में शेयर ही होता था उसी को ऐसा डाउरी कंसीडर कर लिया जाता था। और वुमन भी एक प्राइमरी हायर हुआ करती थी अपने फादर की प्रॉपर्टी का आफ्टर हिज फादर्स डेथ। जैसे कि सन्स वो होते हैं ऐसे ही वुमेन्स भी एक प्राइमरी हायर हुआ करती थी प्रॉपर्टी की। तो इस सब से क्या पता चलता है कि रोमन वुमेन्स जो होती थी उनके पास काफ़ी राइट्स होते थे, लीगल राइट्स होते थे ऑफ ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। या फिर आपको दूसरे शब्दों में समझाऊँ तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि लॉ के द्वारा जो मैरिड कपल होते थे उन्हें एक फाइनेंशियल एंटिटी की तरह नहीं, यानी एक फाइनेंशियल इकाई की तरह नहीं, बल्कि दो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इकाई के रूप में ट्रीट करा जाता था। यानी दोनों उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने का पूरा अधिकार था लीगली। अब डाइवोर्स की बात करें तो डाइवोर्स काफ़ी ईजी होते थे एज़ कम्पेयर टू आज के समय से। तो डाइवोर्स करने के लिए सिर्फ एक नोटिस भेजना पड़ता था एक पार्टनर से अपने दूसरे पार्टनर को। तो ये नोटिस हस्बैंड भी भेज सकते थे एज वेल एज वाइफ भी भेज सकती थी अपने हस्बैंड को। तो दूसरी तरफ बात करें शादी ब्याह की तो मेल्स की यानी लड़कों की शादी उनकी लेट 20s में या फिर अर्ली 30s में कर दी जाती थी। यानी उनकी शादी 27 से 33 साल के बीच में कर दी जाती थी, 27 से 33 ईयर्स के बीच में। वहीं वुमेन्स की बात करें तो लड़कियों की शादी लेट टीन्स में या फिर अर्ली 20s तक हो जाती थी। यानी 17-18 से मैक्सिमम 24 साल तक लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता था कि एक एज गैप जनरेट हो जाता था हस्बैंड के और वाइफ के बीच में, और इससे प्रोबेबली काफ़ी तरह की इनइक्वलिटीज़ भी इनकरेज होती होंगी। तो मैरिजेस की बात करें तो मैरिजेस यूजुअली अरेंज करी जाती थी दो फैमिलीज़ द्वारा। और क्योंकि हस्बैंड की एज ज़्यादा होती थी तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड डोमिनेट करते होंगे अपनी वाइफ को। ऑगस्टीन के द्वारा, ऑगस्टीन कौन थे? एक ग्रेट कैथोलिक बिशप थे जिन्होंने अपनी ज़्यादातर लाइफ नॉर्थ अफ्रीका में स्पेंड करी। तो वो बताते हैं कि उनकी जो मदर थी शी वॉज रेगुलरली बीटन बाय हिज फादर। और ये सिर्फ उनकी मदर के साथ नहीं था बल्कि जिस स्मॉल टाउन में वो रहते थे, जहाँ पे वो पैदा हुए बड़े हुए, वहाँ पे यूजुअली सभी वाइफ्स के साथ ऐसा होता था। और फादर की बात करें तो फादर के पास एक अपने चिल्ड्रन का लीगली सारे राइट्स होते थे। कभी कभार तो ये काफ़ी शॉकिंग हो जाता था कि राइट टू लाइफ और ये सारी चीज़ों को साइड में रख के क्या करते थे पेरेंट्स या फिर फादर अपने अनवांटेड चिल्ड्रंस को सर्दी में मरने के लिए भी छोड़ दिया करते थे। तो ये काफ़ी शॉकिंग था। तो जेंडर की बात कर ली हमने, अब लिटरेसी की बात करते हैं। तो एक बात तो पक्की है कि जो कैजुअल लिटरेसी है वो पूरे एम्पायर के पार्ट्स टू पार्ट्स यानी रीजन टू रीजन वेरी करती है, कहीं ज़्यादा है कहीं ज़्यादा कम है। तो कैजुअल लिटरेसी क्या होता है पहले समझिए। कैजुअल लिटरेसी यानी जो हम एवरीडे लाइफ में पढ़ते और लिखते हैं, ठीक है। तो ये वेरी करता है पार्ट्स टू
पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। जैसे एग्जांपल दिया आपको पॉम्पे, जो कि एक सिटी थी रोमन एम्पायर में, जो कि 79 सीई में वॉल्केनिक इरप्शन में दफन हो गई थी। तो आप यहाँ पे आपको कैजुअल लिटरेसी के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलते हैं, क्योंकि इस शहर की बात करें पॉम्पे की, तो इसकी मेन स्ट्रीट्स पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, ग्रेफिटी मिलती है। ग्रेफिटी क्या होते हैं, यानी आप कह सकते हैं वॉल पेंटिंग्स या फिर वॉल राइटिंग्स, एक टाइप के एडवर्टाइजमेंट ही होते हैं ये भी मिलते हैं पूरी सिटी में। लेकिन तो ये पहला एग्जांपल हो गया जहाँ पे हाई थी आपकी कैजुअल लिटरेसी। अब दूसरे की बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट में आपको 100 ऑफ पेपेरी सर्वाइव मिल जाएंगे। तो पेपेरी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पेपेरस प्लांट से लिखने योग्य मटेरियल निकाला जाता है पेपेरी, तो ये वही पेपेरी है। तो इजिप्ट में आपको 100 ऑफ पेपेरी सर्वाइव मिल जाएंगे, लेकिन इसमें से ज़्यादातर जितने भी आपके फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोफेशनल स्क्राइब्स द्वारा ही लिखे गए थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहाँ के जो लोग थे वो पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, ठीक है, यानी वहाँ की कैजुअल लिटरेसी काफ़ी कम थी। लेकिन फिर भी एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि इजिप्ट में एक सर्टेन सोसाइटी और सर्टेन कैटेगरी के लोगों में लिटरेसी काफ़ी हाई थी, ऐसे एविडेंस से पता चला है। जैसे आप बात करें सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर, एस्टेट मैनेजर्स, तो ये काफ़ी लिटरेट थे। इवन इजिप्ट के सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स, एस्टेट मैनेजर्स काफ़ी लिटरेट थे, काफ़ी सभ्य थे। तो अभी तक हम जेंडर की बात कर चुके हैं और लिटरेसी की बात कर चुके हैं। अब इस सेक्शन का आखिरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना कल्चर। तो कल्चर के बारे में और पढ़ते हैं रोमन एम्पायर के। तो कल्चर की बात करें तो रोमन कल्चर काफ़ी डाइवर्स था, और ये डाइवर्सिटी आपकी डिफरेंट वेज में और डिफरेंट लेवल्स पर रिफ्लेक्ट भी करी। तो पहली बात करें कि वहाँ के लोगों में डाइवर्सिटी थी रिलीजियस कल्ट्स में और लोकल डेटीज में, यानी वहाँ के लोगों की धार्मिक श्रद्धा में डाइवर्सिटी थी, और साथ ही साथ वहाँ पे लोग लोकल डेटीज यानी अपने लोकल देवी देवता, लोकल गॉड्स को भी मानते थे। उसके बाद दूसरी डाइवर्सिटी आप कह सकते हैं प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी वहाँ के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। तीसरी चीज़ है द स्टाइलिश ऑफ ड्रेस, यानी वहाँ के लोग अलग अलग स्टाइल्स की ड्रेस पहनते थे। चौथी चीज़ आती है फूड हैबिट। पांचवी आती है उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ट्राइबल लोग थे या नॉन ट्राइबल थे। और लास्ट आती है उनका पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स, यानी वो किस तरीके से उनका पूरा ग्रुप कैसे सेटल करा। तो बहुत सारे तरीके से ये कल्चर डाइवर्स है, और ये काफ़ी मायने में डाइवर्स है, इतने सारे रीजन जो आपको लिखे हुए हैं। तो अरेमिक जो थी वो डोमिनेंट लैंग्वेज थी नियर ईस्ट की। कॉप्टिक जो थी वो बोली जाती थी इजिप्ट में, और प्यूनिक और बेरबर जो थी वो आपकी नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी, और सेल्टिक स्पेन में और नॉर्थ वेस्ट में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए, इतना ही काफ़ी है, इसलिए मैंने इन्हें ग्रीन से अंडरलाइन किया है। और एक चीज़ ये भी याद रखने लायक है कि ये जितने भी लिंग्विस्टिक कल्चर थे ये प्योरली ओरल थे, एटलीस्ट जब तक इनके लिए कोई भी स्क्रिप्ट इन्वेंट नहीं करी गई थी। जैसे आर्मेनियन की बात करें तो आर्मेनियन को लिखना शुरू किया गया 5th सेंचुरी में। वहीं कॉप्टिक भी एक लैंग्वेज थी जो कि आपकी इजिप्ट में बोली जाती थी, कॉप्टिक उससे पहले डेवलप्ड करी। और इवन कॉप्टिक लैंग्वेज में बाइबल का ट्रांसलेशन आपका 3rd सेंचुरी में ही आ गया था, मिडिल ऑफ 3rd सेंचुरी में ही आ गया था। वही आर्मेनियन का लिखना शुरू हुआ आपका 5th सेंचुरी के बाद। उसके अलावा लास्ट चीज़ आती है कि लैटिन ने बहुत सारी लैंग्वेजेस को डिस्प्लेस कर दिया जो कि लिखने के लिए यूज़ भी होती थी वाइड स्प्रेडली, लेकिन लैटिन के इन्फ्लुएंस के कारण ये सारी लैंग्वेज डिस्प्लेस हो गई, ख़त्म सी हो गई। इनमें से सबसे बड़ा नाम आता है आपका कैल्टिक का। कैल्टिक लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई थी कि जिस लैंग्वेज में बाइबल का ट्रांसलेशन आ गया था मिडिल 3rd सेंचुरी में, तो ये कैल्टिक लैंग्वेज जो कि 1st सेंचुरीज के बाद काफ़ी लिखी गई, ये लैटिन के इन्फ्लुएंस के कारण ख़त्म ही हो गई थी। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल यानी लार्ज अमाउंट ऑफ अ गुड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रोमन एम्पायर के पास एक अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सिस्टम था। हार्बर्स का, माइंस का, क्वेरीज का, ब्रिकयार्ड्स का, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज का, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ब्रिकयार्ड्स जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं, यानी आप लोकल लैंग्वेज में भट्टा कह सकते हो उन्हें। क्वेरीज सेम एज माइनिंग, वैसे थोड़ा डिफरेंस है, आप
आपको अगर नहीं पता तो आप माइनिंग की तरह ही कंसीडर कर लीजिए। तो वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल, ये 3 ऐसी चीज़ें थी जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी हाई क्वांटिटी में, और ये तीनों चीज़ें वो बाहर से ट्रेड करके मंगाते थे। और ये चीज़ें उनकी मेनली स्पेन से, गैलिक प्रोवेंसेस से, नॉर्थ अफ्रीका से, इजिप्ट से और थोड़ी बहुत इटली से भी आती थी, जहाँ पे इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अच्छी फेवरेबल कंडीशंस थी। और लिक्विड लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल, ये जब ट्रांसपोर्ट करी जाती थी तो एक स्पेशल कंटेनर्स में करी जाती थी जिन्हें एम्फोरे कहा जाता था। तो इन कंटेनर्स के फ्रेगनेंस टुकड़े एक अच्छी क्वांटिटी में आज भी सरवाइव करते हैं, और ये पॉसिबल है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कि वो उन कंटेनर्स का स्ट्रक्चर और शेप बता सकें उन टुकड़ों की मदद से, और ये भी बता सकें कि उनके अंदर क्या कैरी होके आया था। एंड इवन वे ये भी बता सकते थे कि कौन सी जगह पर बने होंगे बाय एग्जामिनिंग द क्ले कंटेंट, यानी उसकी मिट्टी से वो ये भी बता सकते थे कि कौन सी जगह पे बने होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था, जस्ट एज टेकिंग एज एग्जाम्पल, स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था वो कमर्शियली एंटरप्राइज, तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था वो एक वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज था, यानी वो कमर्शियली काफ़ी चलता था और वो अपने पीक पर था 140 से 160 के पीरियड के बीच में। और एक और चीज़ याद रखने लायक है कि ये स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट करा जाता था जिनका नाम था ड्रेसल 20। और अगर किसी मेडिटेरियन की साइट पर ये ड्रेसल 20 के एविडेंसेस ज़्यादा आपको वाइडली स्कैटर हुए मिलते हैं, तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर स्पेनिश ऑलिव ऑयल काफ़ी बड़ी मात्रा में सर्कुलेट होता होगा। तो इन्हीं सारे एविडेंसेस की मदद से आर्कोलॉजिस्ट ये बता पाए हैं कि स्पेनिश प्रोड्यूसर जो थे वो सक्सेसफुल रहे ऑलिव ऑयल की मार्केट कैप्चर करने में फ्रॉम देयर काउंटर पार्ट इटालियंस, यानी इटालियन से वो ऑलिव ऑयल की मार्केट कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहे। तो ये शायद सिर्फ इसीलिए हुआ होगा क्योंकि स्पेनिश ने एक अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल सप्लाई किया होगा लोअर प्राइजेस पर, या दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे बड़े बड़े जमींदार लोग कंपीट करते हैं मार्केट में मार्केट को कैप्चर करने के लिए कि लाला घनश्याम की मिठाई की दुकान की, इनकी मिठाई की दुकान किसका ज़्यादा नाम होता है। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भी उस समय पे स्पेनिश और इटालियंस के बीच में ऑलिव ऑयल को लेकर घमासानी थी जिसमें स्पेनिश सक्सेस को प्राप्त करे। तो ये सक्सेस जो थी स्पेनिश ऑलिव ऑयल ग्रोवर्स की, ये अब रिपीट करी गई नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स द्वारा। तो हाँ, एक चीज़ और समझिए कि ये स्पेनिश, इटालियन, नॉर्थ अफ्रीकन, ये मैं नाम ले रहा हूँ, ये विद इन द एम्पायर है, यानी ये सारी प्रोविंसेस, ये सारे एरियाज रोमन एम्पायर का पार्टी थे उस समय पे। तो ये विद इन द एम्पायर जो चीज़ें चल रही थी मैं उनके बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ, एम्पायर के बाहर के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे। तो स्पेनिश ऑलिव ऑयल के बाद अब नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स ने ये कारनामा रिपीट किया। तो इन लोगों ने ऑलिव ऑयल मार्केट को 3rd सेंचुरी और 4th सेंचुरी तक डोमिनेट किया, और उसके बाद 425 के बाद नॉर्थ अफ्रीकन की जो डोमिनेंस थी मार्केट में वो ईस्ट द्वारा ब्रोक कर दी गई। फिर 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी में एजियन, सदर्न एशिया मैनोर, या जिसे प्रेजेंट डे टर्की कहा जाता है, सीरिया, पैलेस्टाइन, ये मेजर एक्सपोर्टर्स बन गए ऑलिव ऑयल के। और साथ ही अफ्रीका से जो कंटेनर्स जाते थे उनमें ड्रास्टिकली कमी हो गई, यानी उनकी डिमांड कम हो गई मेडिटेरियन मार्केट्स में। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस के बीच में, इन सारे मूवमेंट्स के बीच में जो रीजन्स की इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी थी वो बढ़ी, वो डिपेंड करती है, या कहें वो घटी। तो किस पे घटी? वो डिपेंड करती है कि उन्होंने कितनी इफेक्टिवली प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया, फिर अपने प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट किया, और उसके बाद कितनी अच्छी क्वालिटी दी लोगों को और कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस किया, यानी उनकी इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी रोज करी या फेल करी। ये
पूरा ब्रॉडली उनके प्रोडक्शन पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो से यहाँ से शुरू करेंगे। अपनी बुक में मार्क बना लीजिएगा आप लोग। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इंस्टाग्राम हैंडल हमारा फॉलो कर लीजिए ऑफिशियल, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करते रहा करिए, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, बहुत सारी प्लेलिस्ट भी हैं, आप चेक करते रहा करिए क्या क्या उनमें अपडेट हो रहा है। और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।